Sodium hydroxide is produced by the electrolysis of a concentrated aqueous solution of sodium chloride which is called brine. हमने ये कहा था कि सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये NaCl है, भाई बातों की आवाज़ ना है पीछे से। NaCl है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये भी अपनी पिघली हुई स्टेट में है। आवाज़ ना आए, मैं 2 बार बोल चुका हूँ। बातें बाद में करना, तीनों को कह रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड जो होता है इसको ब्राइन बोल देते हैं। प्लस H2O, इसमें पानी आपने मिक्स कर दिया। पानी मिक्स करने पर फिर आपने यहाँ इसका करा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है कि जो भी इसका सॉल्यूशन तैयार हुआ उस सॉल्यूशन के थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो आपको मिलेगा यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस Cl2 प्लस हाइड्रोजन, Cl2 और हाइड्रोजन, ये मिलेगा। इसकी बैलेंसिंग आप देख लीजिए, सोडियम का 1 है, सोडियम का 1 का बैलेंस है, हाइड्रोजन के इधर 2 है और इधर 2 और 1 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर तो 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन का 1 2 2 और 2 + 2 4, तो 4 तो उस तरफ हो गए। इधर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन का भी 2 है, चलो बैलेंस है। सोडियम के 2 हैं, तो सोडियम का 2 बनाने के लिए इधर 2 लगा दिया। अब पूरी तरीके से ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हमें पता ही है कि जो ये इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर प्रोड्यूस होगी। एनोड पर प्रोड्यूस क्यों होगी, क्योंकि एनोड क्या है, एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव टर्मिनल बोल दो। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी 1- होती है इसकी, यानी कि ये नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन जाएगा कहाँ पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में, एनोड के पास। नेक्स्ट देखिएगा, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर चला जाएगा। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर क्यों जाएगा, हाइड्रोजन की मर्जी है, कभी तो वो पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करने लगता है, कभी नेगेटिव आयन, और कभी वो वैलेंसीज अपनी शेयर करने लगता है। तो आप ये देखिएगा कि हाइड्रोजन के बारे में कभी भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए ये कहते हैं कि कभी तो वो एक कैटायन की तरह बिहेव करता है, कभी एनायन की तरह, और कभी वो अपनी वैलेंसी शेयर करने लगता है। इसलिए जैसी रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन वैसी ही अपनी शेप बना लेता है, वैसी ही अपनी प्रॉपर्टी वो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो ये हुई। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है ये कैथोड के पास बनता है, कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होता, कैथोड के पास बनता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम ये जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि पानी में घुल जाता है, और वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोल देते हैं, एल्कली। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें एक तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है और एक एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस, और जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं जैसे कि हमारा कॉमन सॉल्ट है जो नमक है, खाने का नमक है, तो हम ये देख रहे हैं कि उससे किस किस तरीके के कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो हमने ये कहा कि बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है, और एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनता है, ठीक है। तो हम पहला वाला देख रहे हैं, सबसे पहले हम कास्टिक सोडा की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सबसे पहले उसकी बात करी जा रही है। अब जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस देख लीजिए, यहाँ पर क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो इसके यूजेस देखिए, इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सेकंड है इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रायन, थर्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर के मैन्युफैक्चर में काम आता है, फोर्थ है
इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। बॉक्साइट ओर को साफ करने के काम आता है जिससे एल्यूमिनियम मिलता है हमको। और फिफ्थ इसका यूज़ है इन डिग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। डिग्रीजिंग मेटल्स का मतलब क्या है कि जैसे कभी भी आप लोहा अगर मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो लोहे के ऊपर आपको कुछ पेंट करके देते हैं। लोहा मिलेगा, आप जाएंगे ना, जैसे आपने सुना होगा कि भाई बिल्डिंग मटेरियल में लोहे की ज़रूरत है तो लोहा खरीदने जाएंगे। अब मान लीजिए लोहा किसी ने ख़रीदा ही नहीं, या फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में 1 महीने या 2 महीने तक लोहे की दुकान बंद है, वो बेचारा तो नुकसान हो जाएगा ना उसको। तो नुकसान किस चीज़ का, उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर लोहा उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अगर वो उसके ऊपर पेंट करेगा तो कस्टमर बोलेगा भाई मुझे पेंटेड लोहा चाहिए नहीं। तो वो क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। तो ग्रीस क्या है, ग्रीस सस्ती भी पड़ती है, या फिर ऑयल की एक लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। उससे होता क्या है कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है लोहे को। तो लोहे का ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी तो वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रस्टेड जो आयरन है उसको कोई ख़रीदता नहीं है, कहते हैं तो ख़राब हो गया लोहा, ये हम नहीं खरीदेंगे। तो जितने भी आयरन के जो डीलर्स हैं वो यही काम करते हैं, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने के बाद में कि भाई अब आपको ये खरीदना है, अब इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं डिग्रीस करा कर दे दूंगा, या फिर आप डिग्रीस करा लीजिए। डिग्रीस का मतलब वही है कि उसको साफ़ कर देना। तो सफाई किससे होती है, सफाई होती है कास्टिक सोडा से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जितना भी उसके ऊपर जमा हुआ डिपॉजिटेड ग्रीस है वो सारा का सारा हट जाएगा। वो हटाने के बाद फिर उसके ऊपर प्राइमर करा लो या कोई पेंट करा लो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा यूज़ आप। तो रिएक्ट नहीं करेगा सर इसके साथ कास्टिक सोडा ग्रीस के साथ कोई रिएक्शन नहीं। सर आयरन से रिएक्ट नहीं करेगा? नहीं, कास्टिक सोडा आयरन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं पेज नंबर 32 पर आ जाइए। अब इसका अगला जरा देखिएगा कि अगला प्रोडक्ट क्या है। इसका अगला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन के यूजेस देख लीजिए। एक तो हमको पता ही है वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है इसका। तो फर्स्ट है टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं ना, कपड़े की सफ़ेदी बनाए रखने के लिए। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के भी काम आता है। सीधा सीधा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, क्लोरीन। फोर्थ है मेकिंग प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट में देखिए इसका नाम होता है पीवीसी। पीवीसी के जो पाइप्स घरों में यूज़ होते हैं। पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एटसेट्रा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जनरली वो होते हैं जो सिंथेटिक प्राइमर्स, पेंट्स, इन सबको बनाने में जो काम आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ है इन मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। तो ड्राई क्लीनिंग का जो सॉल्वेंट है वो बनाने के भी काम आता है। ड्राई क्लीनिंग का आपने सुना होगा कि पेट्रोल से कपड़ों को धोया जाता है, वो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। पेट्रोल से ना धोकर अब क्लोरीन से धोया जाता है, क्लोरीन से भी कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या यूज होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, ये CCl4 है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये CCl4 होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम कभी मतलब जैसे कागज़ बनता है ना, कागज़, तो उसकी ये बात करी जाती है कि जब वो बनेगा तो वो जनरली किससे बनता है, वो बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से बनता है। बैम्बू स्टिक्स जो है उनको क्रश कर दिया जाता है, क्रश करके उनका पल्प बनाया जाता है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन मिक्स करा जाता है और सॉल्यूशन मिक्स करके वो एक ना पेस्ट जैसा बन जाता है। अब जब वो पेस्ट जैसा बनता है फिर उस पेस्ट को फैला देते हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए, एग्जाम्पल जैसे डोसा बनते हुए देखा है, जैसे डोसा बनते हैं ना, तो डोसा बनाते हैं तो वो जो चावल का पेस्ट है उसको पूरे को फैला देते हैं तवे के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको जैसी चाहें वैसी आप शेप दे दो। सेम कागज़ के साथ होता है कि कागज़ में भी क्या होता है कि वुड का पल्प है, उसमें क्या था चावल का पल्प होता है, इसमें वुड का पल्प है, उसको फैला देते हैं तो वो ना वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। उसको वाइट कलर देने के लिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करा जाता है। तो ये पेपर इंडस्ट्री में इसका मेजर यूज़ है कि पेपर को वाइट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा एक रफ नोटबुक आती है, वो नॉर्मल नोटबुक से सस्ती आती है, ठीक है। नॉर्मल नोटबुक लेने जाएंगे थोड़ा महंगा आएगी, वो थोड़ी सी सस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पेपर वाइटनिंग कराई नहीं जाती, पेपर को सफ़ेद करा ही नहीं जाता। पेपर जिस फॉर्म में रॉ फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में बना दिया जाता है। जैसे न्यूज़पेपर आपने देखा तो न्यूज़पेपर बिल्कुल वाइट तो नहीं होता,
एकदम साफ़ सुथरा तो नहीं होता। आपको शायद दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या है कि न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है और काफ़ी मोटा भी होता है, तो वो 5 रुपये का बस, इतना सस्ता। तो वो इसी वजह से है कि उसमें जो यूज़ होता है ना, उसमें जो आपका ये जो कागज़ यूज़ होता है, उस पर किसी भी तरीके का उसका क्लोरीफिकेशन नहीं करा जाता। क्लोरीफिकेशन मतलब क्लोरीन ऐड नहीं करा जाता उसमें, उसको वाइट नहीं करा जाता, इसलिए वो सस्ता बनता है। सर इंक आज यूज़ पर बनाने लगा है वाइटनेस वगैरह। अब वो ठीक है, हाँ सर जो न्यूज़पेपर के पेपर होते हैं वो ओरिजिनल पेपर कलर होता है। वो पेपर होते हैं, और लेकिन क्या है कि वो जो पेपर होता है ना, उस पेपर की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। जैसे एक बॉन्ड पेपर आपने सुना होगा, बॉन्ड पेपर सुना है कि नहीं? BOND बॉन्ड पेपर नहीं सुना? चलिए, हो सकता है जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे फाइनली, जब आपका प्री बोर्ड होगा, तब शायद आपका कोई टीचर आपको बोले कि जो आपको अपनी फाइल बनाकर देनी है, प्रैक्टिकल फाइल, वो बॉन्ड पेपर पर बनाकर देनी है। तो बॉन्ड पेपर में क्या होता है कि बॉन्ड पेपर की ऐसी क्वालिटी होती है कि आज आपने अपने नोट्स वगैरह कुछ बनाकर रखे, वो सालों साल ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। और जो ये नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल पेपर का धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो वो डिपेंड करता है पेपर की क्वालिटी कैसी है। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर को अगर आप अपने नॉर्मल जो नोटबुक का पेपर है उससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी पतला है। तो जो उसकी थिकनेस होती है पेपर की, वो माइक्रोन्स में कैलकुलेट सर करेंगे। रफ भी होता है। हाँ, रफ होता है, रफ पेपर होता है। उस पर आप अगर जो ये इंक पेन होता है, या फिर आप ये जो कौन सा है, ट्राइमैक्स है ना, सर वो उस पर आप खराब हो वो जाता उसको है। आप ज़रा करोगे, उसकी निब जो है वो ख़राब हो जाएगी। इनफैक्ट जब आप उसको लिखोगे ना तो वो इंक फैलने लगती है उस पर। हाँ, तो वो मतलब पेपर अब इसी तरीके से जैसे आपका एक वो आता है, ये आपका ब्लॉटिंग पेपर जो इसमें यूज़ होता है, ये टिश्यू पेपर वगैरह में, जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाने के बाद यूज़ करते हैं उसको, तो वो जो पेपर है वो भी सस्ती क्वालिटी का होता सर है, रफ कॉपी जो बनती है वो भी इसी पेपर में। इसी पेपर से बनती है, ठीक है। जनरली बच्चे लेते हैं, रफ कॉपी यूज़ करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। सर मैं पेन खराब हो गया उसमें। हाँ, तो उसमें नॉर्मल बॉल पेन यूज़ करो या 2 रुपये वाला यूज़ करो, वो ज़्यादा सर क्लाइमैक्स का। नहीं, इतना महंगा पेन यूज़ मत करो। चलिए जी, अब हाइड्रोजन का यूजेस देखिए। इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गारीन। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी मार्केट में जाएंगे ना, तो मार्केट में एक तो रिफाइंड ऑयल मिलता है, एक मिलता है, आपने देखा होगा लिखा हुआ वनस्पति घी, वो लिखा हुआ देखा होगा। अब वनस्पति क्या होता है? ये वेजिटेबल्स है ना, तो वेजिटेबल्स की हेल्प से घी कैसे बन जाएगा? घी तो एक मिल्क प्रोडक्ट है ना, तो वो तो बटर से बनता है, तो वो वेजिटेबल से कैसे बन जाएगा? तो क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स को क्रश करके और वेजिटेबल्स का ऑयल निकाला जाता है। अब उस ऑयल को सॉलिडिफाई करने का, या किसी भी ऑयल को सॉलिडिफाई करने का ये तरीका है कि उसको आप उसके अंदर आप हाइड्रोजन मिक्स कर दीजिए। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, इससे होता क्या है कि वेजिटेबल घी जो है, वेजिटेबल घी जो ज़्यादा पॉपुलर है वो हमारे कंट्री में है, वो विदेशों में नहीं बनता वेजिटेबल घी। तो वहाँ पर क्या है कि लोगों को अगर वेजिटेबल घी चाहिए, तो हम लोग, मतलब हमारा जैसा कंट्री है और भी कई कंट्रीज़ हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वेजिटेबल घी को। तो वेजिटेबल घी का ये है यूज़ कि पहली चीज़ कि नॉर्मल घी से सस्ता होता है, पहली चीज़ तो ये, और जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो अच्छी होती है उसकी, तो और चलता काफ़ी लंबा है। जब नॉर्मल घी होता है उसके लिए बोलते हैं 2 महीना 3 महीने बाद वो ख़राब हो जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वेजिटेबल घी की कि ये चलता काफ़ी लंबा है, तो काफ़ी टाइम तक, आप साल भर तक भी अगर इसको स्टोर करके रखेंगे ख़राब नहीं होगा। तो वो कैसे बनाया जाता है? वेजिटेबल का जो मतलब जो जितना भी उसके अंदर ऑयल है वो कंटेंट निकाल लिया जाता है। वो निकालने के बाद में उसके अंदर हाइड्रोजन मिक्स कर दिया जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है उसकी। ट्रांसपोर्टेशन में आसानी कैसी भाई? अगर आप किसी लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो स्पिलेज के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें चांसेस नहीं होंगे क्योंकि आपने उसको सॉलिडिफाई कर दिया, और हाइड्रोजन जब तक उसके अंदर मिक्स रहेगा तब तक वो सॉलिड की फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन निकालेंगे कैसे उससे बाहर? कभी देखना जलेबी जब बनती है ना, या कभी हलवाई की दुकान पर जाना, जब समोसे बनते हैं, वो घी में बनाकर नहीं देता, वो वेजिटेबल घी में बनाकर देता है, सस्ता होता है वो। तो उसमें वो क्या करेगा, वो डब्बा खोलेगा, डब्बा खोल के वो चमचे से ऐसे करके निकालेगा और कढ़ाई में डाल देगा। तो जब वो निकालेगा तो वो बड़ा हार्ड होता है, और कढ़ाई में डालने पर क्या होता है, कढ़ाई में डालने पर धीरे धीरे वो ऐसे फ्लोट करता है, फ्लोट करने के बाद बिल्कुल वो फिर वो अब वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। हाँ, तेल नहीं डालता सर वो? नहीं, तेल भी डालते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग हलवाई अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग वनस्पति घी यूज़ करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही उसको कढ़ाई में डाला और गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब गर्म करेंगे तो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस, जितना भी उसके अंदर
वाटर कंटेंट है या कोई भी गैस मौजूद है वो गैस निकल जाएगी और इवेपोरेट हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि जब वेजिटेबल घी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर का मौजूद हाइड्रोजन जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। जो बचता है वो केवल वेजिटेबल का घी बचता है, ऐसा होता है। ठीक है, डालडा क्या होता है? डालडा वही चीज़ है वनस्पति की। एक्चुअली डालडा का घी भी आने लगा है अब डालडा का सरसों ऑयल भी आने लगा है, मस्टर्ड ऑयल भी आने लगा है। मस्टर्ड ऑयल सरसों ऑयल तो एक ही है, वो जो पीनट ऑयल है वो भी आने लगा है। तो ये पहले जो उसकी स्पेशलिटी थी वो यही थी, वनस्पति घी को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी डालडा थी। चलिए जी, उसके बाद देखेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हाइड्रोजन की हेल्प से बनता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन देख रहा हूँ मैं। थर्ड है टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया बनाने के काम आता है। फिर है फोर्थ है टू मेक मीथेनॉल बनाने के काम आता है। CH3OH मीथेनॉल क्या होता है? ये कंपाउंड होता है। हाँ, कंपाउंड क्या होता है? फिर अल्कोहल। ये वो होता है अल्कोहल का बड़ा भाई। अल्कोहल का बड़ा भाई। इसको पीकर लोग मर भी जाते हैं। कभी अगर आपने हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 500 लोग शराब पीने से मर गए, फंक्शनल ग्रुप है ना इसका। है ना। ये क्या है कि ये वहाँ पर मिल जाता है। जैसे कभी देखेंगे कहीं पर शुगर मिल होती है ना, इधर मोदी नगर में एक शुगर मिल, तो शुगर मिल के बाहर ना बहुत सारे लोगों की ना शाम के टाइम भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो मतलब वो दिखा देते हैं कि भाई मेरी एक फार्मा कंपनी है और मेरे को इसकी मीथेनॉल की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो फार्मा कंपनी के नाम पर अपना फार्मा का लाइसेंस होता है, वो दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये इतना मेरे को मीथेनॉल चाहिए। अब वो इतना मीथेनॉल ले लेते हैं और जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको वो सस्ते में मीथेनॉल बेच देते हैं और वो क्या करते हैं, पी के टल्ली होकर लुढ़क जाते हैं। ये हो जाता है। और उनमें से कई लोग मर जाते हैं, कई लोग अंधे हो जाते हैं। अगले दिन पेपर में खबर छपती है कि वो अपनी ज़िंदगी जीने गया था, जी गया एक ही बूंद में। ठीक है, तो ये वो चीज़ होती है। आगे चलिए जी। आज तो तूफानी करते हैं। हाँ, वो तूफानी है। घूट में मरने का स्वाद। हाँ, घूट कर मरने का स्वाद। सर अगर सब मेथनॉल उसके बाद हाइड्रोजन से बनता है तो इथेनॉल कैसे बनता है? इथेनॉल जो है उसमें क्या होता है, जैसे मीथेनॉल है ना, मीथेनॉल का फॉर्मूला ये है। वैसे कार्बन पे पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ये अभी तो मैं ओरली बता रहा हूँ, ये उसमें लिखी हुई भी है। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये एक जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जाएगा कि मीथेनॉल से क्या होता है। तो उसमें आपको लिखना होगा मीथेनॉल पीकर लोग मर जाते हैं। उसमें ये भी है कि मीथेनॉल पीकर लोग परमानेंटली ब्लाइंड हो जाते हैं, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है इसके। ठीक है ना। फिल्मों में देखा होगा ना कि किसी ने पी और पीने के बाद भाई मेरे को ना चार नज़र आ रहे हैं। वो चार क्यों नज़र आ रहे हैं? वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि उसका ऑप्टिक नर्व जो है उस पर असर डाल रहा है। तो इससे धीरे धीरे जो है वो मतलब देखने की जो कैपेसिटी होती है वो लोगों की खत्म हो यही जाती है। इतना मीथेनॉल जो है वो लोगों को मार देती है। हाँ, ये यूजेस हैं। कार्बन में मैं करवाऊंगा ना इसको, यूजेस हैं। और ये बाकायदा लिखा हुआ NCERT में भी सर लिखना कैसे है? मैं लिखवा दूंगा नोट्स में, बता दूंगा। इससे परमानेंट ब्लाइंडनेस और डेथ ये सब कुछ होता है। तो जब आप सर सुभान और वंश को करवा रहे हैं सर कार्बन, दोनों में तो जब आप सुभान और वंश को कार्बन करवा रहे हैं सर, तो फिर सुभान ने पूछा था कि मेथनॉल का टेस्ट क्या होता है? ये सही है। अच्छा, ये जो इथेनॉल का फॉर्मूले में बस इतना अंतर होता है कि यहाँ पर कार्बन के दो जो चेन्स हैं, मतलब कार्बन का जैसे कार्बन का यहाँ पर सिंगल एटम है, वहाँ पर दो एटम है C2H5OH। तो यहाँ पर क्या बना CH3OH और 1 2 3 इधर, एक हाइड्रोजन इधर और इधर OH। ठीक है, खैर इसको डिटेल में बाद में करेंगे। उसके बाद देखिएगा वॉशिंग सोडा पर आ जाइए। अच्छा, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिएगा फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आयरन की बड़ी जो शीट्स हैं उनको पेंट करने से पहले, गैल्वेनाइजेशन यानी कि उनके ख़राब होने से पहले उनको बचाने के लिए उसको क्लीन करने के काम आता है। उसके बाद सेकंड है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज अमोनियम क्लोराइड विच इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स। तो ड्राई सेल्स में जो यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड वो बनाने के काम आता है। सर एसिड तो कोरोजन करता है ना? क्या करता है? एसिड कोरोजन नहीं करता। कोरोजन करता है। तो सर इसमें पहले भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता, ये पहला वाला जो यूज़ है फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स, ये वाला ना, ये तो क्या करेगा हटाने के लिए। वो उसके ऊपर की जमी हुई जो ऑक्साइड लेयर है उसको साफ करने के लिए, सिर्फ उसको साफ करने के लिए वो जो एसिड है वो कोरोड नहीं करेगा उसे? फिर हटा देते हैं ना उसको। ऑक्साइड लेयर हटने के बाद में फिर उसको हटा देते हैं वहाँ से।
वैसे भी डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ये नहीं कि आपने कंसनट्रेटेड एसिड डाला और लोहे को ही गला दिया, वो नहीं। सर वो भी यूज़ कर सकते सर, सैंड पेपर। हाँ सैंड पेपर भी तो यूज़ करते हैं ना सर। नहीं, सैंड पेपर जो है, सैंड पेपर का तो यूज़ उसके प्रोटेक्शन के लिए हो गया ना, वो तो एक फिल्म लगाने के लिए हो गया ना उसके ऊपर। लेकिन अगर उस पर ऑलरेडी ऑक्साइड फिल्म है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। फोर्थ है इन टेक्सटाइल्स, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में और टैनिंग इंडस्ट्री। टैनिंग इंडस्ट्री मतलब लेदर की जो टैनिंग करी जाती है, ठीक है, उसमें। फिर है इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जी अगला जो कंपाउंड है जो कॉमन सॉल्ट है यानी कि NaCl से बनता है वो है वॉशिंग सोडा। पहला कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में रिएक्शन के नाम पर केवल ये रिएक्शन आएगा, बाकी जितने भी यूजेस बताए हैं ये यूजेस आप एक एक दो दो याद कर देना, 5 दे रखे हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ सारे लेना क्योंकि इसमें से कोई 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो सोडियम क्लोराइड की हेल्प से 3 स्टेप्स में वॉशिंग सोडा बनकर तैयार होता है। पेज नंबर 33 पर आ जाइए। पहला स्टेप देखिए, a cold and concentrated solution of sodium chloride called brine is reacted with ammonia and carbon dioxide to attain sodium hydrogen carbonate। ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, बताया मुझे से। ये ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? बताइए भाई, शांत बैठे हैं उधर से। चलिए ठीक है। सब सो गए सर। ये नहीं, अच्छा जरा देखिएगा NaCl इसका जो रिएक्शन है वॉशिंग सोडा जो बनाते हैं वो कैसे बनेगा। NaCl NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन आपको कराना है अमोनिया के साथ, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये बनेगा NaHCO3 plus NaHCO3 plus NH4Cl। Here sodium hydrogen carbonate is formed is only slightly soluble in water, so it precipitates out as a solid। अब क्या करा जाता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता। जब डिजॉल्व नहीं होता तो ये थोड़ा सा प्रेसिपिटेट की तरह, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जम जाता है नीचे। जो हम रिएक्शन करा रहे हैं जिस भी टेस्ट ट्यूब में बीकर में, वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है। फिर क्या करा जाता है अगले स्टेप में, बहुत ज़रूरी बात चल रही है कि मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है। उसके बाद NaHCO3 सर NH3 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे बनता है? NH3 का हाँ। NH3 का स्ट्रक्चर में बेहद आपको देखिएगा जैसे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा बताएंगे? 7, ठीक है। जहाँ ये 7 है तो 2,5। 5 का मतलब क्या है कि इसको ना 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3 माइनस। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, कोई या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन अब आता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ये कहेगा कि भाई अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरा एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा। एक ही मेरा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन।
तो मैं फिर एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा। तो ये क्या करता है, ये भी कहता है कि मुझे भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होता है, ये सोडियम के सॉरी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ तो फिर वो हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे और फिर वो एक एक शेयर करेंगे। 1 1 2 1 2 और 3 और 4 और 5। तो अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन तो इधर आ जाता है ऐसे, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ये शेयरिंग हो गई और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। तो तीनों हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2, इसके भी 2, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के टोटल 8 हो गए। ठीक है, तो जिस तरह से हाइड्रोजन के कितने आइटम आ गए, 3, तो नाइट्रोजन का 1, तो NH3 हो गया। ठीक है, NaHCO3। अब जो हमारे पास ये NaHCO3 आया है, इस NaHCO3 को हमको क्या करना होगा, हीट करना होगा। अब जब इसको हीट करेंगे Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये जो बना है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड हियर इज कॉल्ड सोडा ऐश। ये जो है इसी को हम सोडा ऐश भी बोल देते हैं, सोडा ऐश। अब है क्या, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर थोड़ा सा मिक्स्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड recrystallized to get washing soda crystals containing 10 molecules of water of crystallization। अब इसके अंदर थर्ड जो स्टेप है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो गैस तो निकल जाएगी, बचेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। तो हमने क्या करा कि यहाँ से तो NaHCO3 उठाया था, इसको यहाँ लेकर आ गए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि NaCl का रिएक्शन कराया अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इससे मेरे को क्या मिला, NaHCO3 प्लस NH4Cl। यहाँ से मैंने NaHCO3 ले लिया, इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने पर मुझे Na2CO3 मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस तो इवेपोरेट हो जाएगी। अब Na2CO3 और H2O बचता है हमारे पास। Na2CO3 प्लस H2O। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा Na2CO3 डॉट NH2 Na2CO3 डॉट 10H2O। ये जो डॉट 10H2O है ना, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं कि इतना पानी इसमें ज़रूरी है, इसका पानी के साथ में रिएक्शन नहीं हुआ, इसमें पानी ऐड हुआ है, तो इतना पानी इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड हो गए। पानी के 10 मॉलिक्यूल ऐड होने के बावजूद भी ये सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, कभी एक काम करना, जैसे चीनी होती है ना, शुगर जो होती है, शुगर सॉलिड की फॉर्म में है, लेकिन शुगर को हाथ में लेकर ऐसे करके देखिएगा, आपको लगेगा थोड़ा गीला गीलापन सा आ गया। ठीक है, भले ही आपके हाथ कितने भी ड्राई क्यों ना हो, आप कहेंगे नहीं वो तो मेरे हाथ का पसीना था, उसकी वजह से वो गीला हो गया। वो जो चिपचिपापन है वो आता ही इस वजह से है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट है। ठीक है, और उसी वाटर कंटेंट को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और अगर वो ना हो तो आप शुगर को एक जगह स्टोर नहीं कर सकते। शुगर जो है वो पाउडर की फॉर्म में काफ़ी देर तक उड़ेगी। ठीक है, तो उसको एक जगह स्टोर नहीं करा जा सकता। तो शुगर में जो थोड़ी सी हैवीनेस होती है
वो इस वजह से होती है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट है, ठीक है। नमक में भी वाटर कंटेंट होता है, नमक को भी हाथ में ऐसे लेकर देखिए तो नमक में भी आपको थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके रिएक्शन, उसका जो फार्मूला है उसमें हम ऐड करके ऐसे दिखाएं। सर अगर शुगर को पूरा मतलब क्रश कर दिया जाए तो उसमें कभी वाटर हो गया हाँ रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा। बुरा बन जाता है ना वो। Na2CO3 plus H2O gives Na2CO3 dot 10H2O। सर सोडियम कार्बोनेट वो बोलते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट हेप्टाइड। नहीं हेप्टाइन टेका, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, और 10 मॉलिक्यूल है ना वाटर के, तो 10 के लिए हम बोलते हैं टेका हाइड्रेट। सर हेप्टाहाइड्रेट कौन सा होता है? तो 7 हेप्टो नहीं होता, वो हेप्टा होता है। सर मैं हेप्टाइड बोल रहा अच्छा हूँ। हेप्टा बोलिए, हाँ 7। तो डेकाहाइड्रेट ये क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। सर हेप्टाहाइड्रेट तो इसमें होता है किसमें होता है? आयरन सल्फेट। हमारे इसमें है, कॉपर सल्फेट सर। हमारे में है इसलिए इसमें ही हेप्टा होगा। फिर कॉपर सल्फेट में होता है, फिर आयरन सल्फेट नहीं होता, हमें सिंपली कॉपर सल्फेट ही करना है। और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 कंपाउंड्स में देखना है, एक तो इसमें जो हमारा वॉशिंग सोडा है, और दूसरा हम देखेंगे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है ना, बस वहीं देखना है और कहीं हमको नहीं देखना। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वॉशिंग सोडा की, प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है, साफ़ सफाई के काम होता है। तो पहला देखिए वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा देखिएगा वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो कि आसानी से पानी में घुल जाएगा। तीसरा द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, एल्कलाइन बोल दिया तो एल्कलाइन बोलने का मतलब ही क्या है कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, बेसिक इन नेचर है। फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। वॉशिंग सोडा की डिटर्जेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, साफ करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। फिर देखेंगे यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के यूजेस देखेंगे हम। तो पहला यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। दूसरा है इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। थर्ड है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। फोर्थ है इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या? परमानेंट हार्डनेस का मतलब ये है कि पानी की जो हार्डनेस होती है ना, उस हार्डनेस को वो पूरी तरह से रिमूव कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका जो यूज़ है मतलब वो होता है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और पेपर बनाने में यहाँ। एंड इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। एक कंपाउंड होता है बोरेक्स जानते हैं क्या होता है? फिर बीच में ना क्या हुआ था, स्लाइम का ट्रेंड चला था, तो उसमें उसको बनाने के लिए मतलब सर्च करते थे कैसे बनाना, तो उसमें बोरेक्स यूज होता था। होता क्या है, कभी देखा प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो कैरम बोरेक्स बोर्ड पाउडर होता है। हाँ। वो बोरिक एसिड बोल देते हैं उसको, वो बनता बोरेक्स से ही है। तो उसके क्या है ना, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, और देखने में तो पाउडर जैसा लगता है, लेकिन वो क्रिस्टल्स जो हैं उसको वुड एब्जॉर्ब नहीं करती अपने अंदर। भाई वुडन बोर्ड होता है ना, जो कैरम का बोर्ड होता है वुडन बोर्ड होता है, तो उसके ऊपर जब हम बोरेक्स से बना हुआ बोरिक पाउडर जब हम डाल देते हैं तो उसके बहुत बारीक बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, वो फैल जाते हैं पूरे बोर्ड के ऊपर। और फिर जब हम कैरम से स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो जो कैरम कॉइन्स होते हैं वो कैरम कॉइन्स उस पर ना फिसलते हुए जाते हैं उन्हीं क्रिस्टल्स पर। रोलिंग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ होता है उसमें, ये बोरेक्स हुआ है। खैर चलिए अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर आपने वॉशिंग सोडा कर लिया तो बेकिंग सोडा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो आपका पहले स्टेप में जो ये बना है ना, ये बेकिंग सोडा ही है। सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में दोनों में अंतर है, दोनों में फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करा जाता है, बताता हूँ। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा के केमिकल नेम की बात करी जाए तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसको क्या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं क्या? पक्का याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए। जैसे Na2 है ना, तो Na2 में क्या लगता है हमको कि अच्छा दो इसके एटम हैं सोडियम के, तो सोडियम बाई होना चाहिए। बाई ये नहीं है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ये सिंपल सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
The formula of baking soda is NaHCO3. It is also called sodium bicarbonate. It is sometimes added for faster cooking of food such as gram or chana, वो चना छोले वगैरह बनाने के लिए. Sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride called brine with ammonia and carbon dioxide. सेम वही सेंटेंस जो हमारा वॉशिंग सोडा के पहले स्टेप में लिखा हुआ था. Cold and concentrated solution of sodium chloride, also called brine, it is getting reacted with ammonia, carbon dioxide and water. तो हमको NaHCO3 मिल जाता है. तो यही पहला वाला स्टेप एज इट इज लिख देना है बेकिंग सोडा. फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा. इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. इसमें वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो पानी में कभी घुलते नहीं. स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर मतलब फ्लोट करते हैं. It is a mild non-corrosive base. Its solution in water is mildly alkaline. उसके बाद देखिए एक्शन ऑफ हीट. When baking soda, ये जो थर्ड है ना, एक्शन ऑफ हीट, इसमें भी कुछ नया नहीं है. When baking soda solution is heated, then it decomposes to give sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide gas. तो इसका जो इन्होंने यूज़ बताया है, एक्शन ऑफ हीट बताया है, सॉरी, एक्शन ऑफ हीट क्या है कि अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है. तो ये वाला रिएक्शन दोबारा लिख देना है. ठीक है. अच्छा, इसके यूजेस देखते हैं. अभी 1 मिनट वेट करें बस. उनके टॉप वाले से वो ऑफिसर है तक होके तो वो उसके बंधन में बाकी वो निकल गए थे ना. पुलिस का
उसके लिए कोई ऐसी बात करता इसमें शांति से बात करता उसके बाद देखिएगा यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। लगातार ना बात ही कर रहे हो आप, बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम दांत दिखा रहे हो लगातार। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन्स टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। तो स्टमक में अगर एसिडिटी है तो उसको रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। सेकेंड है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग केक्स ब्रेड एट्सेट्रा। तो बेकिंग सोडा का जो दूसरा यूज़ है वो क्या है कि वो बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। तो जो ये बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा ये है NaHCO3। NaHCO3 में थोड़ा सा टार्टारिक एसिड अगर मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। NaHCO3 प्लस H प्लस एक्वस, मतलब हाइड्रोजन आयंस हमने एक्वस हाइड्रोजन आयंस ले लिए। तो अब ये कैसे आए हाइड्रोजन आयंस? ये आए टार्टारिक एसिड से। तो हमने ये कहा कि हमको हाइड्रोजन आयंस चाहिए, तो हाइड्रोजन आयंस और बेकिंग पाउडर किस चीज़ में यूज़ करा जाएगा? केक ब्रेड ये सब कुछ बनाने में, तो उसमें यूज़ करा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एसिड भी ऐसा लेंगे जो कि ईटेबल एसिड हो, जिसको खाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 मिक्स नहीं करेंगे, पता चला खाने को ही बर्बाद कर दिया उसने। ठीक है, तो H प्लस आयंस हमको चाहिए, तो वो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए। जब H प्लस आयंस इसमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा? सोडियम आयंस प्लस CO2 प्लस वाटर, ये होगा। अब सोडियम आयंस में ये है फ्रॉम सोडियम टार्टारेट सॉल्ट। और ये जो H प्लस आयंस हमने लिए हैं ये कहाँ से लेंगे? टार्टारिक एसिड से। ठीक है, टार्टारिक एसिड जो है उसका हमको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये कहा कि हमें H प्लस आयंस जो मिले वो H प्लस आयंस कहाँ से मिलेंगे? H प्लस आयंस हमको कहीं से भी मिल सकते हैं, वाटर से मिल सकते हैं, H प्लस आयन हमको ग्लूकोज से मिल सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मेरे को टार्टारिक एसिड से चाहिए। टार्टारिक एसिड से जब सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन मेरे को मिलेंगे तो वो कंबाइन करेंगे HCO3 को वो यहाँ से तोड़ेंगे और उसके टार्टारिक एसिड का H प्लस आयन तो इसके साथ चला जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ जो कंपाउंड है वो सारा बचा हुआ जो आयन है वो सारा का सारा जुड़ेगा सोडियम के साथ। यानी कि वो इसमें से NaHCO3 में से इसको अलग निकाल देगा, कैटायन को Na प्लस को अलग निकाल देगा, और वो जो Na प्लस है वो सोडियम टार्टारेट बना देगा। यहाँ पर मुझे वो सोडियम टार्टारेट का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना लिखूँगा कि Na प्लस आयन यहाँ पर हमारे पास सोडियम टार्टारेट बनाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ इतना लिखना है यहाँ पर कि फ्रॉम सोडियम टार्टारेट सॉल्ट, मतलब हमारा एसिड पूरा नहीं लिखना हमको। एसिड में से मुझे H प्लस की ज़रूरत है तो मैंने लिख दिया H प्लस फ्रॉम टार्टारिक एसिड। यहाँ पर लिखना है Na प्लस, क्योंकि पूरे सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है इसलिए उसका हमको जो पूरा फॉर्मूला है वो भी याद नहीं करना, सीधा लिखेंगे फ्रॉम सोडियम टार्टारेट सॉल्ट, ये लिखना है। अब इसमें होता क्या है देखिएगा, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डो एंड बबल्स आउट स्लोली मेकिंग द केक और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो आप कभी भी देखेंगे जो ब्रेड होती है, ब्रेड सॉफ्ट होती है और थोड़ी सी फूली हुई होती है। तो अगर आप उसको ब्रेड को दोनों हाथों के बीच में दबाएं और आप उसको प्रेस कर दें बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वो दब गई, वो दोबारा से फूलेगी नहीं। तो आपने दबाकर क्या करा कि उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गई थी, जो गैस ट्रैप हो गई थी, आपने उसको प्रेस करके गैस को बाहर निकाल दिया। अब जब गैस बाहर निकल गई तो फिर
जैसा वो था, जैसा वो ओरिजिनल, जैसे आटा होता है वो आटे की शेप का, मतलब वो फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि ये वाला जो रिएक्शन है, इस वाले रिएक्शन में हमारे पास जो तैयार होगा बनकर तैयार होगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या होगा कि एक तो सोडियम टार्टरेट सॉल्ट होगा, ठीक है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस भी आटे में मैं उसको मिला दूंगा वो उस आटे के अंदर जो है एंट्रैप हो जाएगी। तो ब्रेड होती है या बंस होते हैं या फिर केक होता है जो फूला फूला होता है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलता है। और ये जो सोडियम टार्टरेट सॉल्ट है, ये सोडियम टार्टरेट सॉल्ट उसको ना टेस्टलेस बना देता है। अगर मैं ऐसे ही ब्रेड खाऊंगा या ऐसे ही मैं पाव खाऊंगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरीके का वो टेस्टलेस होता है। और अगर मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं मुझे उसको फुलाना नहीं है, मुझे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंट्रैप नहीं करवानी है, अगर मैं सिर्फ उसमें बेकिंग पाउडर की जगह में सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ करूँ, तो बेकिंग सोडा यूज़ करने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि वो उसको कड़वा स्वाद दे देता है, वो बिटर होता है टेस्ट, तो वो चीज़ फिर खाई नहीं जाएगी। तो इस वजह से उसमें क्या करा जाता है, बिटर इन टेस्ट से समझ में आ गया कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और इसी वजह से उसको ईटेबल बनाने के लिए, ताकि खाया जा सके, वो खाने के लिए फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर टार्टारिक एसिड मिला देंगे। टार्टारिक एसिड क्या है, वो क्योंकि कड़वा था तो इसका मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, उसमें एसिड मिक्स कर दिया, तो एसिड उसको क्या करेगा, टेस्टलेस बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद देखिएगा, इफ ओनली बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग केक और ब्रेड, देन सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड फ्रॉम इट बाय द एक्शन ऑफ हीट ड्यूरिंग बेकिंग विल गिव अ बिटर टेस्ट टू केक और ब्रेड। उसका कड़वा स्वाद होता है, तो कड़वा स्वाद आ जाएगा, फिर उस केक को कोई खाएगा नहीं। The advantage of using baking powder is that tartaric acid present in it can react with any sodium carbonate formed and neutralize it, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 36 पर है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो इसी का होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये इसका लास्ट यूज था। इसके बाद हमारा ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बस ये दो चीज़ें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी करनी है। ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये 15-20 मिनट में हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर मैं कार्बन, आप लोग बोल रहे थे कार्बन, इसके बाद कार्बन करा देंगे। थैंक्स सर।